नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लेखानुदान पेश किया है। मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। 1,45,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया गया है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव शामिल नहीं है। व्यय के नए मद भी सम्मिलित नहीं है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों के लिए कितने धनराशि की व्यवस्था की गई है। मोहन बजट की प्रमुख बातें। कुल राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़। राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़। गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़। राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़। पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़। बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 452.90 करोड़। कुल पूंजीगति प्राप्तियों का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़। कुल पूंजीगति परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़। बजट में विभाग के अनुसार राशि: कृषि विभाग 9,588 करोड़, महिला बाल विकास 9,360 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग 1,240 करोड़, पंचायत विभाग 4,228 करोड़, जनसंपर्क विभाग 289 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग 5,100 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग 11,674 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 5,417 करोड़, चिकित्सा शिक्षा 1,228 करोड़, सहकारिता विभाग 4,043 करोड़, ऊर्जा विभाग 4,059 करोड़, गृह विभाग 4,274 करोड़, आदिवासी जनजाति विभाग 4,287 करोड़, अनुसूचित जाति विभाग 787 करोड़, लोक निर्माण विभाग 3,132 करोड़, श्रम विभाग 391 करोड़, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 514 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग 1,820 करोड़। तो आज मोहन सरकार ने लेखानुदान बजट पेश किया है और जैसा कि पहले से अनुमान था कि कुछ नया नहीं होने वाला, जो सरकारी खर्चे हैं उन पर ये बजट जो है उन खर्चों को इसमें रेखांकित किया गया है कि कितना राजस्व चाहिए, कितना धन किस विभाग को देना है कि जो 4 महीने का यह बजट पेश किया गया है वो उस पर चल सके। कुल मिलाकर अगर जो ये देखा जाए तो कुल राजस्व प्राप्तियां और व्यय में जो अंतर है वो देखा जा रहा है कि प्राप्तियां ज्यादा दिखाई जा रही हैं और व्यय कम है। एक अच्छा बजट इसे कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? 4 महीने में इस तरह की जिस तरह से राजस्व कलेक्ट होंगे और जो व्यय होंगे उस पर क्या इस तरह से राजस्व कलेक्ट हो पाएंगे कि कम व्यय करके ज्यादा राजस्व एकत्रित किया जा सके? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजरी जी आपको। बजट जो पेश किया गया है लेखानुदान, इसमें इसलिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि व्यय कम दिखाया गया है, कुल व्यय जो है वो कम है जबकि राजस्व प्राप्तियां अधिक दिखाई गई हैं, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि संतोष है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, आपको लग रहा है? अब देखिए, क्यों संभव नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो
अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। तो सरकार की प्रतिबद्धता है और उस हिसाब से ही ये लेखानुदान बजट आया है। मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत संकल्प का जो उद्देश्य है, तो इस बजट से ये इंगित करता है कि आगे मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और सबका साथ सबका विकास लेके हम जो हमारी अवधारणा है काम करने की, उस पर हम काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये सर्वांगीण विकास में जो है वो मील का पत्थर है। अभी के लिए लेखानुदान जो बजट है, इसमें जो जिस विभाग में करना था वो किया गया, जिस योजना करना था, महिला, किसान, जो हमारे 4 स्तंभ है, उन स्तंभों को लेकर आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया। जी, अच्छी बात है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बजट को कांग्रेस किस रूप में देख रही है। व्यय कम है और राजस्व प्राप्तियां अधिक दिखाई गई हैं। अरे सब कहने की बातें हैं कि राजस्व प्राप्तियां अलग दिखाई गई हैं, सब गणितों का खेल है। और सवाल ये है कि ये तो वैसे ही ले आए, एक खर्रा पकड़ के वो लिख डाला और गूद गाद के दे दिया। भाई ये बताओ कि इसमें अगर राजस्व प्राप्तियां अधिक हैं और व्यय कम है तो कर्जा क्यों ले रहे हो? 252 करोड़ रुपए का तो कुल आप कर बता रहे हैं और 348 करोड़ का टोटल बजट है आपका। तो ये बाकी का जो 1 लाख करोड़ है ये कैसे मेंटेन करेगी सरकार? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न जो जनहितैषी है वो ये है कि सरकार ये बताए कि मोदी की गारंटियों का क्या हुआ। और ये जो लेखानुदान आपने प्रस्तुत किया है विभाग वाइज, तो क्या कौन कौन से विभागों में किस किस योजना मद में जाएगा, इसका भी ब्रेकअप मिलना चाहिए था। नंबर 3 बात, जो लाडली बहना योजना थी उसको चला रहे हैं, तो 32 जो महिला विभाग के महिला एवं बाल विकास की योजना है उनमें पैसा जारी नहीं हो रहा था, उसमें शून्य बजट था क्योंकि वो सारा का सारा पैसा लाडली बहना योजना में लगा दिया गया। तो अभी वर्तमान में क्या क्या होगा? फिर कृषि की बात है तो 9,588 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है। यानी ये स्पष्ट हो गया कि 3100 रुपए क्विंटल धान के सरकार नहीं देने वाली किसानों को, 2700 रुपए जो है गेहूं के वो नहीं देने वाली किसानों को। इसमें संकल्प पत्र कहीं नजर नहीं आया। मोदी के जो जुमला गारंटीज थी वो सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि मोदी की गारंटी नहीं, मोदी का जुमला है ये। तो वो भी हमको सामने दिख गया। तो ये बताए ना कि इस बजट में भाई है क्या। अगर एक बजट नहीं है, ये लेखानुदान ही मान लिया जाए, तो लेखानुदान में सरकार जो है, सरकार ने जो वायदे अभी 2 महीने पहले सरकार किए हैं, तो उसमें कि मोदी की गारंटी के लिए हमने जो है इन योजनाओं के लिए ये प्रावधान किया है। लेखानुदान में जो है कुल टोटल खर्चा जो है उस खर्चे में हम ये जोड़ रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि आपने जो सिलेंडर की बात की थी, तो सिलेंडर का पैसा कहाँ है? महंगाई को रोकने के लिए क्या है? बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या है? कुछ भी तो है नहीं इस बजट में। और आपको पता नहीं है किसने, एंकर महोदय ये बता दिया कि ये व्यय जो है वो कम है और जो है आमदनी ज्यादा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया ये कैसे आपको मिल गया ये। जी, हम ये जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं, मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े हैं जो विधानसभा में पेश किए गए हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, नहीं, हम बता रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं जो अभी ग्राफिक्स चल रहे हैं टीवी पर, उस पे आपने देखा। और विभागवार जो आप बता रहे हैं वो आंकड़े भी हम चला रहे हैं अपनी टीवी पे। मैं बता रहा हूँ 2,52,268.03 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियां दिखाई गई हैं। राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़ रुपए दिखाई गई हैं। कहीं कोई आपत्ति? ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बाकी हम विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बात कह रहे हैं। आप ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा सिद्दीकी जी। हम जो आंकड़े आपके विधानसभा में पेश हुए हैं वो हम कह रहे हैं। हम कहां से ला दिए, अपने मन से नहीं लाते। वो वही तो
नहीं, जी। मैं आप पे ये आरोप नहीं लगा जी। रहा हूँ, आप क्षमा कीजिए, मैं जी। आप पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आपने गलत आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। जी जी मैं जी। ये कह रहा हूँ कि ये कौन सी बात ये जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि वो जो है हमारे पास व्यय कम हो गया और पैसा जी ज्यादा हो गया, जी जी। और कर्जा फिर भी ले रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो ये हम कहीं ना समझेंगे ना, कहीं ये ये हम समझेंगे। गोल गुलम्बा जो जी है। सिद्दीकी जी, ये हम जी समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, काफी हाँ जी, पूछिए। विद्वान हैं, उनसे ही हम ये बातें समझेंगे। रमेश शर्मा जी, जैसा कि अभी कुल राजस्व प्राप्तियां और व्यय की चर्चा हो रही थी, विधानसभा में पेश किया गया है, तो व्यय तो कम दिखाया गया है राजस्व व्यय, और कुल प्राप्तियां जो हैं वो अधिक दिखाई गई हैं, यानी कि आय जो है राजस्व ज्यादा है। ऐसे में अब जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय सिद्दीकी जी हैं, वो कह रहे हैं कि फिर कर्जे कहाँ से आएंगे, कर्जे क्यों लिए जा रहे हैं। बात तो सही है, ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे समझाइए ये बात। देखिए, मोटे तौर पर बजट का जो प्राइमा फेसी जो आंकड़े अभी आए हैं वो 4 महीने के लिए आए हैं, और इन 4 महीने के जो आंकड़े हैं, चूंकि ये जो समय होता है इन 4 महीनों का, मार्च के आसपास का समय, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अधिक आने का या रेवेन्यू साल भर की रेवेन्यू इकट्ठी आने का इस प्रकार एक आयोजन होता है। तो इन 4 महीने में सरकार की आमदनी हमेशा बढ़ती है, एक बात। दूसरा, जो सरकार ने अनुमान दिया है, यद्यपि प्रस्तुत उन्होंने लेखानुदान केवल 4 महीने का दिया है, लेकिन उन्होंने जो पूरे वर्ष का जो अनुमान दिया है बजट का, उसमें उन्होंने ये अपेक्षा की है या ये उम्मीद जताई है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे रेवेन्यू बढ़ने वाली है। जिस तरीके से मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम परिवहन का बढ़ा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टार्टअप को लेकर के जो स्वरोजगार बढ़ने वाला है या निवेश बढ़ने वाला है, इससे आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा चूंकि एक और बात आती है, व्यक्ति की अगर क्रय शक्ति बढ़ती है, मुद्रा का परिचालन अगर बढ़ता है, तो व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ती है। तो क्रय शक्ति बढ़ने से वो खरीदारी ज्यादा करेगा, तो उसमें जो टैक्स होते हैं सरकार के विभिन्न, चाहे वो बिक्री का टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और तमाम जो टैक्स होती हैं, उनकी हमको रेवेन्यू ज्यादा होती है, ये उन्होंने उम्मीद जताई है। लेकिन इसके साथ साथ देवेंद्र जी, में ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये सरकार की उम्मीदें हैं, लेकिन अब ये उम्मीद कितनी खरी उतरेंगी, क्योंकि हमेशा सरकार को आखिर घाटा क्यों होता है किसी भी योजना में? घाटा केवल इसलिए होता है कि सरकार की योजनाएं समय रहते पूरी नहीं हो पाती। मान लीजिए एक रोड बनने का ही उन्होंने बजट बनाया है, 2 करोड़ की कोई रोड बनना है, और उन्होंने कहा मार्च तक पूरी कर लेंगे, लेकिन वो चूंकि हो नहीं पाती, और आगे जब बढ़ता है तो समय के साथ उसकी लागत बढ़ती चली जाती है, जैसे अपन रोज खबरें देखते हैं। तो मोटे तौर पर यदि परिवहन की, स्टार्टअप की, उद्योग नीति की, स्वरोजगार की ये जो योजनाएं यदि समय पर क्रियान्वयन कर लिया सरकार ने, तब इसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उसकी आमदनी उसकी बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी इसमें एक बात जो खास तौर से मुझे दिख रही है, एक संतोषजनक बात इसमें ये दिख रही है कि वो जो 4 फैक्टर जो मोदी जी ने जो 4 जातियां बताई हैं, गरीब की, गांव की, युवा की, किसान की और नारी की, इन चारों पर इसमें प्राथमिकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर मोटे तौर पर युवक केवल इसलिए बेरोजगार रह जाता है कि औसत पढ़ाई होती है और फिर वो नौकरी के भरोसे रहता है, उसकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का जो खास तौर से उन्होंने प्रावधान किया हुआ है, और विशेषकर जो स्थानीय क्लस्टर, जो लोकल पर वोकल की बात बहुत पहले मोदी जी ने कही थी, उस पर जोर दिया गया। लेकिन ये देवेंद्र जी, ये सफल तभी होगा जब समाज की भी मानसिकता बदले, समाज के भीतर ये आए कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस बजट में ये संदेश तो है। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात भी ये, और 1 मिनट और लूंगा। कई बार क्या रहता है, सरकार ये तो चाहती है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, लेकिन कहीं ना कहीं उन समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारी लोक लुभावन जो योजनाएं लागू करते हैं, जिसके कारण वो घाटा बढ़ता चला जा रहा है। तो वो एक अलग मानसिकता है। कहीं ना कहीं सरकार को आत्मनिर्भर व्यक्ति बने, आत्मनिर्भर गांव बने, आत्मनिर्भर जिला बने, तो सरकार को अनुदान की या सहायता की, ना तो उनको लाडली लक्ष्मी योजना की जरूरत पड़े, ना उनको किसान सम्मान निधि की जरूरत पड़े। ये जो अभी हमने स्वामीनाथन जी को जो दिया हुआ है, भारत रत्न दिया हुआ है, इनकी रिपोर्ट कितने वर्ष पहले आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लागत मूल्य का 1.5 गुना होना चाहिए फसल जो
समर्थन मूल्य जो है, लेकिन उस पर कभी अमल हो नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक बात और कह करके मैं बात को विराम दूंगा देवेंद्र जी, एक बात हमको समझ लेना चाहिए प्रकृति से, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं वो मनुष्य की तुलना में करोड़ों गुना अधिक हैं। हम जहाँ रहते हैं कितनी चींटियां, कितने मच्छर, कितने जंगल में, कितने समंदर के नीचे, वो सब अपना भोजन जुटा लेते हैं, अपना जोड़ा बना लेते हैं, रहने के लिए सुरक्षित घर ढूंढ लेते हैं, अपनी संतान को जन्म देकर के उनको खाने कमाने लायक बना देते हैं। मनुष्य अगर उनसे श्रेष्ठ है, इन्हीं कामों के लिए उसको सरकार के आश्रित होने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो भाव है प्रकृति का, स्वाभिमान का, आत्मनिर्भरता का, अपने पैरों मजबूत करने का, ये समाज में जागृत करना होगा। तब सरकार के घाटे बंद हो पाएंगे, तब ये कर्ज लेने का सिस्टम दूर हो पाएगा। जी मंजरी जैन जी, अभी आपने सुना कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने क्या कुछ कहा। वास्तव में इनका आशय भी यही था कि आत्मनिर्भर बनाइए, सिर्फ बातों से नहीं होगा, फिर ये जो रेवड़ी वाली जो योजनाएं हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है कि आपको इस बजट में दिखा है मंजरी जैन जी? देखिए, ये अगर जो दिखा हो तो बताइए कौन सा है वो। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रही जी। तो बजट है क्यों कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत जी। निश्चित तौर पर मोदी जी ने ये पहले ही है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको बढ़ना है। हमें नए स्टार्टअप, नए उद्योग, नए छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है जो हमारे खत्म हो गए थे उनको फिर से पुनर्जीवित करना है। जो लोग घर में रहकर काम करते थे, खुद काम करते थे और चार लोगों को और भी काम देते थे। तो जैसे कि द्विवेदी जी जो कह रहे थे कि शक्ति यदि गति बढ़ती तो निश्चित तौर पर इस निवेश भी आता है और मार्केट में पैसा आता है तो इससे रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से जो राजस्व बढ़ेगा हमारे मध्य प्रदेश का, तो न सिर्फ मध्य प्रदेश सशक्त होगा बल्कि हम देश को भी आर्थिक चक्र में जो मजबूती हमें देना चाहिए वो हम मजबूती देने का काम भी करेंगे। तो ये जो बजट है वो मैं समझती हूँ आत्मनिर्भर भारत के को प्रस्तुत करने वाला बजट है और सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। और मैं 4 महीने का ये बजट है, लेखानुदान बजट है, आगे 8 महीने का जुलाई में आएगा। तो निश्चित तौर पर जिस संकल्प को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं, विकसित भारत का जो संकल्प है उनका, उस संकल्प को पूरा करता हुआ ये बजट है। अब कांग्रेस के तो आरोप प्रत्यारोप करने की आदत है। सिद्दीकी जी ने ना तो बजट ढंग से पढ़ा और ना ही कुछ अध्ययन किया और वो कुछ भी अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। अभी कई प्रवक्ताओं में यही एक सामने बात आ रही है कांग्रेस की कि वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अगर अच्छा काम होता तो इसके लिए सिद्दीकी जी से मैं अपेक्षा रखूंगी कि वो जरूर करके उसकी तारीफ भी करें, सराहना भी करें। तो मैं सोचती हूँ ये बहुत अच्छा बजट में कहाँ है। हेलो जी 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 मंजरी बात करिए, सीधी बात का मोदी की गारंटी कहाँ है इसमें? अब आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब नहीं सुनना। आप तो ये बताओ मोदी की गारंटी कहाँ है इसमें? हमने शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया। नहीं मंजरी जी एक बात हम आपको रोकना चाहेंगे कि वास्तव में आपने कहा कि शिक्षा पर जोर दिया है, सड़कों के निर्माण पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है, चिकित्सा शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। सारी बातें हम समझ लेते हैं। 2 चीजें हम आपके सामने रखते हैं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा कि जैसे सड़क बनती है और एक अनुमान लगाया जाता है कि इतने खर्चे हो जाएंगे और इतने अवधि में पूरी हो जाएगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो उस समय में पूरी हो जाएगी? पूरी होती तो दिखी नहीं है तय समय में, तो उस पे खर्चे तो बढ़ते ही हैं। इसलिए जो अनुमान लगाया जाता है फिर सरप्लस का वो घाटे में चला जाता है। दूसरी बात शिक्षा की, अगर जो स्कूल शिक्षा की बात करें तो 11,674 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल जी, इसको दिए गए हैं, लेकिन ये जो दिए गए हैं इतना पैसे खर्च होने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि टीचर ही नियुक्त होंगे इस पैसे में? और भवन जो जर्जर हालत में कई जगह पाए गए हैं, रोजाना खबरें आती हैं, हम लोग दिखाते रहते हैं, तो वो चीज दुरुस्त हो जाएगी और साथ ही जो अध्यापकों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। देवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि जब 2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जी
जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय इस प्रदेश में सिर्फ 56,000 टूटी फूटी शालाएं थी, प्राथमिक शालाएं और मिडिल कक्षाएं लगती थी जिनमें। तो ये हाल था शिक्षा का, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। तो मैं समझती हूँ कि तब से और अब में इतना फर्क आया है कि हम 2,56,000 से अधिक शाला निर्माण कर चुके हैं, स्कूल भवनों का निर्माण कर चुके हैं। और सीएम राइज स्कूल के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा हम जो विभिन्न सोर्सेज है, और देखिए जो सीएम राइज स्कूल है उनको हम अत्याधुनिक बनाने जा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके की सुविधाएं होती है, जिस तरीके की पढ़ाई लिखाई होती है, शिक्षा का स्तर होता है, उसको सुधारने जा रहे हैं। और कई स्कूलों का हमने उन्नयन भी किया है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा में हमें सुधार देखने को मिल ही रहा है। पे बात कराइए ना। जी जी, बजट पे ही बात हो रही है, बजट पे ही बात हो रही है। ये क्या बजट पे बात हो रही है? आप बताइए ना मुझे, क्या बजट पे बात हो रही है इसमें? आत्मनिर्भर भारत का है या बजट में? दिखाओ हमको यहाँ। ठीक है, ठीक है सिद्दीकी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, मंजरी जैन जी, आपने जो बातें कही हैं, जैसे कि बजट में जो मैंने अभी बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए इतनी धनराशि तय की गई है इस बजट में, और आप कह रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल और भी तमाम बातें आप कह रही हैं, क्या इस बात की गारंटी सरकार दे सकती है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी? जो धन आवंटित किया गया है 4 महीने के अंदर भर्ती कर ली जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने 1 लाख जो नियुक्तियां निकाली थी उसमें भी हमने शिक्षकों की भर्ती की है, और अभी एग्जाम भी हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। तो निश्चित तौर पर आगे भर्ती है, जिस तरीके से जरूरत होगी शिक्षकों की इस तरीके से किए जाएंगे। और हमारे अतिथि विद्वान तो है ही, वो भी आते हैं। पहले तो इनके जमाने में गुरुजी परंपरा, जो गुरुजी आते थे 500 रुपए में जो है वो पढ़ाया करते थे, और उस समय शिक्षा का क्या स्तर हुआ करता था। तो ये भी हमने सब देखा है उस जमाने में। तो इसलिए कांग्रेस तो ना ही बात करे शिक्षा में। आप तो ये चाहते थे कि युवा शिक्षित ही ना हो, आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षित ही ना हो। आपने तो ये सोचा था कि अगर अनपढ़ रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो आदिवासी समुदाय में शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात हो, तो हमने एकलव्य स्कूल, आवासीय स्कूल है जो आदिवासी समुदाय के लिए खोले हुए हैं, और उसमें बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आगे आप देखिए जिस तरीके से ये बजट का प्रावधान और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, तो हम आने वाले समय में उसके परिणाम और देखने को मिलेंगे। अभी तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उससे और फिरोज जी वो आज के बजट से भी शुरू बन गया। आपने एक भी बजट पे इनसे चर्चा नहीं की। जी सिद्दीकी जी अपना पक्ष रखिए। ठीक है, हाँ। और ये फर्जी लोग जो हैं, ये फर्जी लोग हैं असल में। 200 करोड़ रुपए में अभी सतना का मेडिकल कॉलेज बना, उसकी क्या हुआ, मान्यता रद्द हो गई। और आज क्या है, आज जो फर्जी है वो सब के सब क्या कह रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा का, उच्च शिक्षा का जो है बजट बढ़ा दिया जाएगा। मैंने कहा ना, ये लोग जेब कतरे लोग हैं। ये कुछ बात करते हैं, कुछ कहते हैं। आज मोदी की गारंटी की क्यों बात नहीं कर रहे? जब चुनाव आए थे तो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं लोग अपने आप से आत्मनिर्भर हो जाए। क्यों? आप बताए ना, इनसे पूछिए तो। उच्च जो जिनके स्कूलों में 20-20 हजार स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वो उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं, जिससे उच्च शिक्षा अच्छे से प्राप्त हो जाए और लोग नौकरी आ जाए। अरे नौकरी तो व्यापम से मिलेगी, वो तो सबको पता है कि व्यापम में क्या होता है। वो पटवारी भर्ती परीक्षा में जिसने टॉप किया था वो बता रहा था कि नर्मदा जो है भोपाल से निकलती है। ये तो ऑन रिकॉर्ड बता रहा था वो। उनके बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ लगे? हमने तो आपसे 4 सवाल किए थे कि भाई मोदी की गारंटी का क्या हुआ, सस्ते सिलेंडर का क्या हुआ। खरीदी घोटाले से शुरुआत हुई थी। भ्रष्टाचार की जो बीज बोने वाली कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप तो जब मोदी जी भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात, आप चुप हो जाइए मंजरी जी, मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं तो आप अकेले बोल लीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं आप बोलिए ना, आप ठीक है। हमने पूछा कि किसानों को से आपने वायदा किया था कि फसल का दाम देंगे। ऊपर से चिल्ला हो रहा है कि अरे इससे पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोगों की। अरे किसान को नुकसान हो रहा है फसल में, और उससे ना 70% जो है कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है,
और आप कह रहे हैं किसान को नुकसान हो रहा है, किसान को आप भाव नहीं दे रहे फसल का। किसान जो है दिल्ली घेर रहा है, मध्य प्रदेश में झूठा वायदा करके भाग गई सरकार, और आप कह रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल, तो ये इनकी फर्जी बातों में कहां तक सुनेंगे आप? 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, अरे वो आप कहाँ परेशान हो रही है? हम तो ये पूछ रहे हैं ना, ये बजट में क्या हुआ मोदी का, जुमलों का क्या हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। तेलंगाना में हमारी सरकार है, पता कर लीजिए, ठीक है, महिलाओं को 3,000 रुपए दे रहे थे, क्या ठीक है रमेश शर्मा जी, हमारे पास समय कम है, रमेश शर्मा जी के पास आना चाहेंगे। जैसा कि हम एक ही अब सेगमेंट पे ही चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित बात हो रही थी, तो स्कूल शिक्षा विभाग से ही हम संबंधित प्रश्न आपसे करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ज़रूरत नहीं है कि बजट में ऐसे प्रावधान कर दिए जाएं कि स्कूलों में जो प्राथमिक शाला है उसमें जो है बच्चों के पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हो, और जब शिक्षक पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तभी शिक्षा जो है वो सफल हो पाएगी। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ये आपने ठीक कहा। दो चीजों पर तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। एक तो शिक्षकों की पर्याप्त संख्या स्कूलों में हो, और दूसरा स्कूलों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी एक वातावरण रहना चाहिए, वो अपने कार्य दायित्व के प्रति उनके अंदर समर्पण आए। ये ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं देवेंद्र जी गांव में कि एक स्कूल में 3 शिक्षक हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं कि गुरुवार को तू आना और शुक्रवार को मैं आऊंगा। कितनी बार ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आप एक और इसका सवाल मैंने कई बार टीवी पर किया है, सरकार के शिक्षक को प्राइवेट शिक्षक से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उसके बाद भी प्राइवेट का शिक्षक नियमित रहता है और अपने रिजल्ट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन एक बार भर्ती होने के बाद मनचाही ट्रांसफर के पीछे, नेताओं के पीछे लगेंगे, ट्रांसफर कराकर कहीं एक जगह चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी अपना दायित्व निभाना और सरकार को भी प्रावधान करना। इसके अलावा एक और बात कह करके मैं बात को विराम दूंगा। सरकार का एक जो तंत्र होता है उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार भाजपा की है कि सरकार कांग्रेस की है, क्योंकि 28-30 मंत्री बदलने से कुछ नहीं बदलता है। वो जो तंत्र होता है, डीओ का हो गया, शिक्षक का हो गया, निरीक्षक का हो गया, कलेक्टर का हो गया, वो तंत्र कभी नहीं बदलता। कलेक्टर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर स्कूल के लिए फंड अगर अलाट होता है तो आप देख लीजिए फंड कितना अलाट होता है और मौके पर काम कितना होता है और कितने की रसीदें लगती हैं। ये हर सरकार में गोरख धंधा चलता है। तो मोटे तौर पर इसके लिए जो सरकारी तंत्र है, विधायिका से अलग हट करके जो कार्यपालिका का तंत्र है, उसमें भी थोड़ा सा उनका आत्मविवेक जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के अंतरिम बजट पेश हुआ और इसमें जो प्रावधान किए गए, वास्तव में उस प्रावधान की जरूरत तो थी, लेकिन सही अर्थों में सही जगह खर्च किए जाएं ये पैसे तो और बेहतर होगा। हर चीज जो दिखाया गया है इसमें प्राप्तियों से कम व्यय है, यानी कि बजट सरप्लस। अच्छा बजट इसे कहा जा सकता है, लेकिन तब होगा जब हर काम क्रियान्वयन सही रूप में हो, और जब तक सही रूप में क्रियान्वित नहीं होंगे काम, तब तक अनुमान कहीं और जाएगा और यथार्थ कहीं और। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।